नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 20 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये न्यूज़पेपर पर चलने से पहले एक थोड़ा सा कोट्स को पढ़ते हैं, भगवान श्री राम के कथनों को पढ़ते हैं और पढ़ के कुछ सीखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। रामायण ये कोई आज की चीज़ नहीं है, अभी तो इलेक्शन के कारण ज़्यादा जोर पर है। इस देश की संस्कृति में ये करीब में 2000 से 3000 वर्ष पुराने कल्चर हैं, ये जो आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। ठीक है, तो उनके जीवन से कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। वो आपको कभी भी अतिवादी नहीं बनाएंगे, सौम्य बनाने की कोशिश करेंगे, मर्यादित बनाने की कोशिश करेंगे। रामायण या राम भगवान के चरित्र को अगर पढ़ेंगे आप तो मर्यादा सीख जाएंगे, और जिसके अंदर मर्यादा नहीं वो राम भक्त नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए क्या है, केवल डरपोक और कमज़ोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। भाग्यवादी नहीं होते हैं जो मजबूत होते हैं, है ना। अब सोचिए ज़रा, ये भारत है, यहाँ पर दंडकारण्य है, यहाँ पर उससे भी ऊपर एमपी के पास में वो इलाका है जहाँ से सीता जी का अपहरण हुआ था। उस समय जीपीएस और कुछ भी नहीं था। यहाँ से अगर भाग्य के भरोसे लौट जाते कि मेरी पत्नी को हर लिया, अब चलो वापस, तो रामायण और राम जो है वो मर्यादित नहीं बनते, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बनते। तो कर्म पर होना चाहिए आपका फोकस, न कि भाग्य पर। इस चीज़ की सीख आपको सबसे ज़्यादा रामायण से मिलती है। गीता में भी कर्म की बात की गई है। जो भी धर्म के पुस्तक होते हैं उसमें कर्म पर ज़्यादा जोर दिया जाता है सामान्य अर्थों में। ठीक है, तो कर्म पर ही जोर दीजिएगा। आप भी सीखिएगा कुछ इन कैरेक्टर्स से, अगर सीखना हो तो। किसी दूसरे धर्म के होंगे तो भी आप सीख सकते हैं। अच्छाई तो किसी भी धर्म की हो उसको स्वीकार करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का न्यूज़ क्या है, हेडलाइन क्या है। आज का हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है जो बिल्किस बानो केस के जो आरोपी हैं, आरोपी क्या, जो दोषी हैं। आरोपी तो तब होते जो आरोप रहता, केवल उन पर दोष साबित हो चुका था, उनको जेल में डाल दिया गया था। तो दोषी जो हैं उनको सरेंडर करने के लिए ज़्यादा दिन नहीं दिया जा रहा है। कई सारे तो उसमें से फरार घोषित हो गए हैं और उन्होंने मांगा था कि हमें कुछ और समय दिया जाए सरेंडर करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई भी ऐसा तथ्य और फैक्ट और आधार नहीं है जिसके अर्थों पर हम आपको आगे का समय दे सकें सरेंडर करने के लिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हमने जनवरी 8 तारीख को आपको बताया कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपका जो जेल से छोड़ा गया है आपको, वो असंवैधानिक है, वैधानिक नहीं है, बिल्कुल ही गलत तरीके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो फ्रॉड शब्द का यूज किया था, जिसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो उस दिन वर्डिक्ट आया था उसको। और ये अन्याय के बारे में बताया था मैंने आपको, किस प्रकार से इस तरह के जघन्य अपराध के दोषियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिली भगत के पश्चात छोड़ दिया गया था। ये सारा कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ध्यान में रखिएगा इसको, इस केस को, इम्पोर्टेंट है। इसके पॉलिटिकल चीज़ों को ध्यान में मत रखिएगा, इसके जो आपके गवर्नेंस के पक्ष हैं, संवैधानिक पक्ष है और संविधान में इससे जुड़े हुए आर्टिकल क्या हैं, कानूनी पक्ष है, उसको ज़रा सा ध्यान में रखिएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अगला देखिए क्या है, कल प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु में थे, चेन्नई में थे। वहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई है। कहाँ कहाँ पर हो रहा है, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची, इन्हीं सभी जगहों पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। कल मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। तो प्रधानमंत्री जी कल उसके इनॉग्रेशन में गए हुए थे। ये प्रधानमंत्री महोदय हैं और ये तमिलनाडु के सीएम हैं एमके स्टालिन। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आज के मुख्य न्यूज़ पर। मुख्य न्यूज़ आज का क्या है, आर्टिकल नहीं है, मुख्य न्यूज़ है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्या है, तो भारत में शास्त्रीय भाषा कौन कौन से हैं और भारत में राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से घोषित किए गए हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल जो गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, उसने बोला है कि हमें गंगा सागर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है बंधुओं? तो बिहार के जो लोग होंगे उनको पता होगा कि उनके घर की महिलाएं सामान्य तौर पर जाते हैं गंगा सागर उत्सव में, जो कहाँ पर होता है, तो जो पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में मनाया जाता है गंगा सागर उत्सव। और बांग्ला भाषा, बंगाली भाषा नहीं होता, बांग्ला होता है। कौन सा भाषा? बांग्ला भाषा। तो बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा के दर्जा देने की मांग की जा रही है। अब ये क्या भला है, शास्त्रीय भाषा क्या है भाई? कितनी भाषाएं भारत में है शास्त्रीय भाषा? क्या संविधान की 8वीं सूची से संबंधित है ये? बिल्कुल नहीं। 8वीं अनुसूची में जो शामिल हैं भाषाएं वो बिल्कुल अलग हैं और क्लासिकल लैंग्वेज जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं।
क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। उनका पुराना इतिहास होना चाहिए, समृद्ध विरासत होनी चाहिए, तब जाकर उनको क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया जाता है। कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं देश में, ये सब चीज़ आपके पीटी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पूछा जा सकता है इसमें से, तो उसको ज़रा हम लोग डिटेल में समझते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे न्यूज़ हैं आज जिसको कवर करना है हमें। पीटी के फैक्ट के हिसाब से आज काफ़ी सारे न्यूज़ होंगे, ओके, उसको भी देखेंगे। और साथ ही कल में भगवान श्री राम का कल पहली बार मूर्ति का फ़ोटो वगैरह सामने आया। मूर्ति मैसूर में बनाया गया है और जिस पत्थर से बनाया गया है वो लगभग 3 बिलियन ईयर पुराना है पत्थर, और उसी से क्राफ्ट किया गया उनको मैसूर के। और आपने देखा होगा ये मूर्ति की शैली है, दक्षिण भारत की शैली है। उत्तर भारत के मूर्ति के चारों तरफ इस तरीके का फ्रेम नहीं बना हुआ होता है। 5 वर्ष के उम्र के बाल्यावस्था के भगवान श्री राम हैं, उनके हाथों में स्वर्ण का धनुष दिया गया है और बिल्कुल ब्लैक स्टोन में बना हुआ उनका पत्थर का मूर्ति है, जिसमें केवल और केवल भगवान श्री राम हैं। और बहुत ख़राब बना रहा हूँ मैं, क्यों बनाऊँ, मैं क्या बता रहा हूँ कि उसके बाद में हम लोग डिटेल में अगले लेक्चर में कल परसों में पढ़ लेंगे भगवान श्री राम के मूर्ति के बारे में, और भारत में जो मूर्ति की अलग अलग आर्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। यूपीएससी ने एक बार पूछा था पीटी एग्जामिनेशन में, त्रिभंग, क्या बोला मैंने, त्रिभंग पोस्चर के बारे में यूपीएससी ने पूछा था। पोस्चर, त्रिभंग पोस्चर, पोस्चर क्या होता है बंधुओं? देखिए त्रिभंग पोस्चर आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण की गाय के पास में जो अपने मुरली के साथ में, अपने बांसुरी के साथ में जब खड़े रहते हैं तो शरीर उनका 3 तरफ से मुड़ा हुआ रहता है। पैर दोनों ऐसे क्रॉस रहता है, उसके बाद कमर के पास से मुड़ा रहता है, फिर गर्दन के पास से मुड़ा रहता है। शरीर में 3 हिस्सों में मुड़ा हुआ होता है, तब उसको त्रिभंग शैली कहा जाता है। यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ये मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ पीटी में। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में जानना डिटेल में ज़रूरी होता है, इसलिए उसको अगले लेक्चर में हम लोग मूर्ति शैली को विभिन्न तरीके से पढ़ लेंगे। और उसको जब पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा मैं जो गांधार शैली, मथुरा शैली, उसके बाद से अमरावती शैली, ये सब भारत में मूर्तियों की अलग अलग शैली है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग। और मैसूर वाले भगवान श्री राम की मूर्ति वगैरह भी अगले लेक्चर में देखेंगे। मूर्ति आर्ट, मंदिर आर्ट इस बार के आपके पीटी मेंस एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होगा, ओके। चलिए देखते हैं आज के मुख्य न्यूज़। देखिए बांग्ला को शास्त्रीय भाषा तथा गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला दर्जा देने की मांग हो रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी मांग रखी। पहला, बांग्ला के लिए शास्त्रीय भाषा का दर्जा। विश्व की 7वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बांग्ला भाषा। देखिए बांग्ला हो, मैथिली हो, ये सब कुछ कुछ मिलते हुए लैंग्वेजेज हैं, ये चीज़ ध्यान में रहेगा आपको। जैसे मैथिली, बांग्ला और असमिया, ये तीनों आपको बहुत ज़्यादा हद तक सिमिलर दिखेंगे। शंकर देव जी का नाम आपने सुना है? शंकर देव कौन है ये? तो असम के भक्ति संगीत के, भक्ति काल के सबसे बड़े संतों में से एक हैं। शंकर देव जी का नाम सुना होगा आपने। इन्होंने बहुत सारे नृत्य का बनाया है, बहुत सारे नृत्य को बनाया है, इन्होंने डिस्कवर किया है। संकीर्तन, बहुत सारे भजन कीर्तन, सब कुछ इन्होंने। वज्र भाषा, वज्र कहा जाता है, वज्र भाषा, इसमें मिक्सचर हो जाता है कई बार मैथिली, बांग्ला और असमिया भाषाओं का, क्योंकि इन तीनों में सिमिलैरिटी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रहेगा आपको। अब देखिए बांग्ला भाषा के लिए उन्होंने शास्त्रीय दर्जे की मांग की है। अब ये क्या होता है, उससे पहले देखिए कि गंगा सागर मेले के बारे में क्या बात है, किस प्रकार से उसको राष्ट्रीय मेला के दर्जा देने की मांग हो रही है, राष्ट्रीय त्यौहार का दर्जा देने की मांग हो रही है। गंगा सागर मेला जो मकर संक्रांति जनवरी के मध्य के दौरान लगता है, कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ मेला है। कौन सा? कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ मेला है। संख्या के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा उत्सव होता है गंगा सागर मेला, ठीक है। बिहार के अगर आप होंगे तो आपको पता ही होगा कि गंगा सागर मेला में किसकी बात कर रहा हूँ। यह वार्षिक तीर्थ मेला लाखों लोगों को गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित सागर द्वीप की ओर आकर्षित करता है। गंगा जहाँ पर बंगाल की खाड़ी के संगम होता है, उनका समुद्र के साथ संगम होता है, वहीं पर लोग जाते हैं, ठीक है। एवं प्रसिद्ध राजा भागीरथ द्वारा गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का स्मरण करता है। भागीरथी भी कहा जाता है गंगा को, पता ही होगा कई सारे जगहों पर, है ना। पर्यायवाची शब्द जब आपने पढ़ा होगा व्याकरण में तो भागीरथी पढ़ा होगा गंगा के लिए, है ना। मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होने का लाभ। पश्चिम बंगाल सरकार गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग कर रही है, जिससे केंद्रीय वित्त पोषण और बुनियादी अवसंरचना के विकास में वृद्धि होगी, जिससे पश्चिम बंगाल में पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। भारत में अन्य प्रमुख मेले कौन कौन से हैं?
कुंभ मेला है, हर 12 वर्ष पर 4 बार मनाया जाता है। कौन कौन से? यह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन्हीं 4 जगहों पर लग सकता है कुंभ। पवित्र नदियों पर 4 तीर्थ स्थलों के बीच आयोजित किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6ठे वर्ष केवल 2 स्थान हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। और प्रति 144 वर्ष बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है। ये डिटेल ध्यान में रखिएगा, कई बार कल्चर में इस तरह के सवाल पीटी में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला आपको पता ही है कहाँ पर लगता है? राजस्थान के पुष्कर जिले में, अजमेर के समीप ही है। अजमेर से बस पहाड़ी को उस तरफ जाएंगे तो आपको पुष्कर में दिख जाएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, बहुत ही फेमस विश्व में, बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं। पुष्कर मेला बहुत ही फेमस है। पुष्कर मेला राजस्थान के पुष्कर शहर में आयोजित होने वाला वार्षिक 5 दिवसीय ऊंट व पशुधन मेला है। यह विश्व के सबसे बड़े पशु मेलाओं में से एक है। हेमिस गोल्फ मेला, अब गोम्पला मेला, ये क्या होता है भाई? भारत के सबसे उत्तरी कोने में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में 300 वर्ष पुराना वार्षिक मेला मनाया जाता है। कहाँ पर? तो लद्दाख में, सबसे उत्तर भारत का, जिसे हेमिस गोम्पा मेले के नाम से जाना जाता है। हेमिस मठ द्वारा गुरु पदम संभव की जयंती पर मेले का आयोजन किया जाता है। हेमिस मठ के बारे में आपको पता होगा, बौद्धिस्ट मठ है, बुद्धों का मठ है। आपको बुद्ध से संबंधित मठ आपको कहाँ पर मिलते हैं? मैक्सिमम हिमालयन क्षेत्र में मिलते हैं, अरुणाचल से लेकर और आपको लद्दाख तक में बुद्धों का बहुत बड़ा आपको दिखेगा जगह जगह पर मठ। उसके बाद के बाकी भारत में बुद्धों के मठ की संख्या कम है। हिमालय में अधिकांश मठ हैं बुद्धों के, अभी भी बौद्ध धर्म से संबंधित मठ हैं अभी भी। ओके। नोट, गंगा सागर मेले को हाल ही में समुद्र के बढ़ते स्तर, सागर द्वीप पर कपिल मुनि मंदिर के पास समुद्र तट के कटाव के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कटाव का मुकाबला करने के लिए ड्रेजिंग व ट्रेडपॉड के बावजूद स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। गंगा सागर मेला जिस द्वीप पर आयोजित किया जाता है, सागर द्वीप कहा जाता है उसको। सागर द्वीप बहुत ही ज़्यादा समुद्र जलस्तर में वृद्धि के कारण से और कटाव के कारण से ग्रसित हो रहा है। धीरे धीरे बताया जा रहा है कि ये सागर द्वीप जो है ये विलुप्त ही ना हो जाए। अलग अलग मेलों के बारे में, गंगा सागर मेले के बारे में बता दिया है आपको। अब शास्त्रीय भाषा, जो इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसको कवर करते हैं। शास्त्रीय भाषाएँ क्या होती हैं? 2004 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाएँ नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया। कब लिया है? 2004 ईस्वी में। पहला पीटी फैक्ट आपका यही हो गया। ये आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि जब से संविधान का निर्माण हुआ तभी से शास्त्रीय भाषाओं को भारत सरकार ने चिन्हित करना शुरू कर दिया था। तो आप बोलोगे कि नहीं, ये गलत है। 2004 से भारत सरकार ने शुरू किया है इसको। 2006 में इसने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। कौन कौन सी भाषाएँ हैं वो? 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद हो रहा है तो रट लीजिएगा, आसान है, मैं सिखा दूंगा कैसे याद करना है। देखिए, दक्षिण भारत की जो बड़ी भाषाएं उन सबको शामिल कर लीजिए। तमिल, संस्कृत तो सबसे पुरानी भाषा अपनी, वो तो होगी ही शास्त्रीय में। तमिल, संस्कृति, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। दक्षिण भारत की कितनी भाषाएं होगी? मलयालम केरल, कन्नड़ कर्नाटक, तेलुगु आपका हो गया आंध्र प्रदेश और तमिल हो गया। तो 5 में से 4 तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी भाषाएं वो तो आ ही गई। एक संस्कृत तो होना ही चाहिए, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी भाषा कौन सी रही? तो संस्कृत रही है हमेशा से। अगला देखिए, छठा कौन सा है? छठा है ओडिया, जिसको सबसे अंत में शामिल किया गया 2014 ईस्वी में। बाकी सबको देखिए कब शामिल किया गया? 2013, 2008, 2005, 2004 में तमिल को और उसके बाद संस्कृत को शामिल किया गया था। ये चीज़ ध्यान में रहेगा आपको। क्लासिकल लैंग्वेज हैं, ये भारत सरकार द्वारा चिन्हित किए गए भारत में। अब इसके लिए क्राइटेरिया होता है, ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। ओडिया भाषा सबसे अंत में शामिल की गई भाषाओं में से एक है, ठीक है। और नॉन दक्षिण भारत की भाषा में अगर आप देखेंगे तो ओडिया और संस्कृत का नाम आता है, ठीक है। अब मापदंड क्या है? क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक साहित्य एवं लिखित इतिहास का अत्यंत पुराना, जिसका इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो। उस लैंग्वेज का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना जब होगा तब जाकर उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। प्राचीन पुस्तकों या पांडुलिपियों के भंडार का स्वामित्व, जिन्हें पीढ़ियों से विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत के रूप में महत्व दिया गया हो, उस भाषा में प्राचीन पुस्तक होने चाहिए, प्राचीन साहित्य होने चाहिए उस भाषा में रचित। जैसे तमिल का रचना आपको 3000 वर्ष पहले का मिलेगा, संगम साहित्य के दौर का, और उसी प्रकार से संस्कृत का भी बहुत पुराना मिलेगा। दक्षिण भारत के लगभग सभी भाषाएं बहुत पुरानी हैं भाई, लेकिन आपको हिंदी का कोई तो 1500 से 2000 वर्ष पुराना नहीं मिलेगा। जो आपने पढ़ा होगा, पृथ्वीराज रासो की चंद्रबरदाई नाम सुना है आपने? पृथ्वीराज रासो है ना, चंद्रबरदाई उसके लेखक हैं।
पृथ्वीराज रासो किताब का नाम है, पृथ्वीराज जो चौहान हैं उनके ऊपर लिखी गई है। वो हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य माना जाता है। कौन सा? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई लेखक हैं, ये पता होना चाहिए गुरु, बहुत बार पूछा है। हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य किसको माना जाता है? तो चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अमीर खुसरो, नाम सुना है आपने? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा जो राजा हुए हैं वो उसको अमीर खुसरो के समकालीन रहे। अमीर खुसरो बहुत दिनों तक रहा, राजा बदलते गए लेकिन अमीर खुसरो वहीं का वहीं रहा। हिंदी के विकास में इनका भी योगदान माना जाता है। हिंदी का विकास, हिंदी उसमें हिंदी नहीं कहा जाता था, हिंदवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिंदवी, है ना। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, भाषा का आपको जानकारी दे रहा हूँ। दरअसल में हुआ क्या, दिल्ली सल्तनत के एज में सरकारी भाषा यानी कि ऑफिशियल भाषा जो शासक थे उनकी भाषा हो गई फारसी या तुर्की, ठीक है, ये भाषा हो गई थी उनकी। उसके पश्चात भारत में क्या हुआ, छोटी छोटी बोलियों, उपबोलियों और भाषाओं का विकास हुआ आपस में संवाद करने के लिए, जिसमें भक्ति आंदोलन का भी बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है। भक्ति आंदोलन ने क्या किया, भक्ति आंदोलनकारी जो थे, जो जितने भी आप देखोगे, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखा है वो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अवधी भाषा में, अवधी भाषा, दीर्घिकार आता है, अवधि हो जाता है समय, अवधि हो जाता है लैंग्वेज। तो अवधी भाषा में रचित है आपका कौन सा, तो रामायण। इसी प्रकार से मैथिली भाषा में भी बहुत सारे रचनाएं की गई। लोकल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, कब? तो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। बढ़ावा क्यों मिला? मजबूरी मिला, ठीक है, क्योंकि सरकार की भाषा फारसी और तुर्की हो गई थी, तो लोगों ने अपने अपने लैंग्वेज विकसित करने शुरू कर दिए। जो लोकल उनकी लैंग्वेज थे वो डेवलप होने शुरू हो गए थे। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं आपको भाषा के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। सवाल पूछा गया था, आपसे तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन पूछा गया था, पीटी में हो सकता है पूछ ले, कि भाषा के उत्थान के बारे में जो भक्ति आंदोलन है उसका क्या योगदान रहा, ये सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी मूल साहित्यिक परंपरा की उपस्थिति हो जो किसी अन्य भाषा समुदाय से नहीं ली गई हो, यानी कि उनका अपना होना चाहिए क्या, मूल साहित्यिक चीज़ जो कहीं से उधार नहीं लिया गया हो, कॉपी पेस्ट ना हो। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उनकी शाखाओं के बीच की विसंगति भी हो सकती है। लाभ क्या है? एक बार जब किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित कर दिया जाता है तो उसे उस भाषा का अध्ययन के उत्कृष्ट केंद्र स्थापना करने तो वित्तीय सहायता प्राप्त होती है राज्य सरकार को। जैसे तमिल के अध्ययन के लिए भारत सरकार क्या करती है, पैसे देती है, फंडिंग करती है, क्योंकि वो भारत के क्लासिकल लैंग्वेज में उसका नाम शामिल हो गया है। साथ ही प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए 2 प्रमुख पुरस्कारों के मार्ग भी खुल जाते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जा सकता है कि कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालय में शास्त्रीय भाषा और प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए निश्चित संख्या पेशेवर सीटें निर्धारित की जाएं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज हैं उनके लिए अलग से क्या किया जाता है, सीटों को निर्धारित किया जाता है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, असमिया, बंगाली, गुजराती। बिहार की अगर बात करें तो बिहार की एकमात्र भाषा है जो इसमें शामिल है मैथिली, जैसे संथाली भी कुछ इलाकों में बोली जाती है, लेकिन ये मैथिली, संथाली ये सब देवनागरी लिपि के साथ शामिल हैं, देवनागरी लिपि के साथ शामिल हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से संबंधित। अब ये क्या होता है, क्यों चर्चा में है? CSIR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एयरबस के साथ कोलैबोरेशन कर रही है। किसके लिए? तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इसको शॉर्ट फॉर्म SAF कहा जाता है। SAF को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को डेवलप करने, प्रोडक्शन के बारे में कोलैबोरेशन कर रहा है, ठीक है। कौन? तो CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और एयरबस। एयरबस कंपनी का नाम आपने सुना होगा, ये विमान वगैरह बनाती है एयरबस। और एयरबस का अभी जैसे है 50% के आसपास में ये SAF का यूज करती है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का। और इसने लक्ष्य रखा हुआ है कि 2030 तक 100% SAF का हम यूज करेंगे, एयरबस ने रखा हुआ है। अब SAF क्या होता है, और एक टर्मिनोलॉजी कौन सा है यहाँ पर, HEF है। अब ये क्या है, क्या भला है भाई, HEF है क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। और उसके बाद से किस प्रकार से प्रोड्यूस किया जाएगा वो थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, PT मेंस दोनों के लिए। तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। उसके बाद से कौन सा न्यूज़ हम लोग देखें, उसके बाद जो न्यूज़ है ये SAF है। इसके बाद से न्यूज़ है वो है आपके लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। इसके बारे में बताऊंगा। अब ये क्या है, सोन चिड़ैया, नाम सुना होगा आपने, सोन चिड़िया जिसको बोला जाता है, सोन चिड़िया।
तो उसको जरा देखेंगे हम लोग। सोन चिड़िया क्या है, सोन चिड़िया तो मूवी भी आई थी सोन चिड़ैया, इसके बारे में देखेंगे कहाँ पर रहती है ये, क्या इसके मामला है भाई, क्यों चर्चा में रहता है हमेशा। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है गवर्नमेंट से कि किस प्रकार से आप इसको क्या करोगे, तो इसको बचाओगे, इसको कंजर्वेट करोगे, इसको संरक्षित करोगे, ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, हमेशा चर्चा में रहता है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यूपीएससी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और आपसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि आपके पीटी का पैटर्न भी कुछ कुछ वैसा ही हो गया है। ओके, तो ये दो न्यूज़ को पहले देखते हैं, उसके बाद से और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं पीटी फैक्ट के लिए आपके लिए। ओके, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है? सतत विमान ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। उससे पहले एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बोला HEFA। अब इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रो प्रोसेस्ड ईस्टर एंड फैटी एसिड। हाइड्रो प्रोसेस्ड ईस्टर एंड फैटी एसिड, ये ध्यान में रहेगा, ये फुल फॉर्म आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। द टर्म HBO इज यूज्ड फॉर रिन्यूएबल डीजल फ्यूल derived from the hydrogenation and hydrocracking of different feedstock such as tall oil, रिप्स। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए होता क्या है। जो खाद्य तेल होता है, सामान्य भाषा में समझ से चलिएगा, खाद्य तेल जो खराब वाले खाद्य तेल होते हैं उनको प्रोड्यूस करके फिर से SAF में बनाना, उनको अच्छे से रिफाइन करके SAF में उनको परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है? HEFA। टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? HEFA, जिसमें खाद्य तेल या अलग अलग जो कुकिंग ऑयल या एनिमल फैट्स होते हैं, एनिमल फैट्स, एनिमल वसा जो होता है, इन सभी चीज़ों को उपयोग करके SAF का निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको HEFA, हाइड्रो प्रोसेस्ड ईस्टर एंड फैटी एसिड कह दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी है एक, जिसमें पशु से प्राप्त वसा, खाद्य तेल खराब वाले या हाइड्रोजन ऑयल जो भी होते हैं, उन सभी को उपयोग करके SAF को बनाया जाता है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को बनाया जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। इसे बायोजेट फ्यूल भी कहा जाता है। इसके उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर विकसित तकनीकों को उपयोग करके किया जाता है, जिसमें खाना पकाने के तेल, उच्च तेल वाले पौधों के बीज का इस्तेमाल किया जाता है, पशु के वसाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। ASTM इंटरनेशनल द्वारा ASTM D4054 प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करने हेतु संस्थानों द्वारा उत्पादित इस ईंधन के नमूनों का संयुक्त राष्ट्र फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरिंग हाउस में सख्त परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के पश्चात इसको अनुमति भी मिल ही गई है, बहुत हद तक उपयोग भी हो रहा है। अब देखिए इसका स्रोत क्या है। CSIR IIP ने गैर खाद्य और खाद्य तेलों के साथ साथ पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तेल जैसे विभिन्न सामग्री का उपयोग करके ईंधन तैयार किया है। उन्होंने पाम एस्टेरिन, सैपियन ऑयल, ये सब अलग अलग तेल होते हैं, पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट्स, शैवाल तेल, करंजा, जेट्रोफा सहित विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल किया है। जेट्रोफा का तो नाम भी सुना होगा आपने, जेट्रोफा की तो खेती भी होती है। इन सभी चीज़ों का उपयोग करके क्या बनाया जाएगा? SAF का निर्माण किया जाएगा। अब इससे लाभ क्या होगा? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी होगी, वायु प्रदूषण में कमी होगा, उसके साथ साथ क्या होगा? पर्यावरणीय लक्ष्य जो होते हैं विमान उद्योगों के, उसको भी पूरा किया जा सकेगा। ये ध्यान रखिएगा SAF को। अगला न्यूज़ कौन सा था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था। अब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको सोन चिड़ैया भी कहा जाता है और भारत के शुष्क क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में इसको रहना पसंद होता है। जैसे राजस्थान, UPSC ने 2020 में सवाल पूछा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से पीटी में, मरु उद्यान के बारे में पूछा था और उसी में इसको इंक्लूड करके पूछा गया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सामान्य तौर भारत के पश्चिम भागों में जहाँ पर वर्षा कम होती है और उसके अलावा भारत के दक्षिण में आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखा जाता है। MP, राजस्थान, गुजरात, इन इलाकों में और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में। अब ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुछ साल पहले, कुछ 6 महीने पहले एक न्यूज़ है जिसमें बताया गया था कि जो हाई वोल्टेज तार होते हैं, बिजली के तार, उसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है सोन चिड़ैया। इसको सामान्य भाषा में सोन चिड़ैया कह दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। कहाँ का? तो राजस्थान का। भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा खतरा इसी पक्षी को है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना जाता है।
यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है जो चारागाह परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। कहाँ पर? तो घास का मैदान, जो शुष्क घास के मैदान होते हैं उन क्षेत्रों में ये निवास करती है। इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान गुजरात तक सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है। विद्युत लाइनों से टकराव, इल्क्रोट्यूशन शिकार अभी भी पाकिस्तान में प्रचलित। आवास का नुकसान, इसका मतलब होता है कि जानबूझकर इस पक्षी का शिकार किया जाता है। सऊदी अरब और यूएई से बहुत सारे शेख लोग आते हैं पाकिस्तान में सोन चिड़ैया का शिकार करने के लिए, क्योंकि इसको लकी मानते हैं वो लोग। और पाकिस्तान की सरकार पैसे लेकर इस चिड़ैया के शिकार को भी अनुमति दे देती है और शिकार किया जाता है वहाँ पर। व्यापक कृषि विस्तार आदि के परिणामस्वरूप यह पक्षी खतरे में है। सुरक्षा की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की रेड लिस्ट गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना गया है, IUCN। वन्यजीव और वनस्पति को लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स परिशिष्ट में वन में शामिल है। साइट्स के परिशिष्ट वन में शामिल है। ये सब पीटी फैक्ट है गुरु, बता रहा हूँ, समझ लीजिए ध्यानपूर्वक, पूछा जाएगा आपके इस पीटी में। साइट्स वन में शामिल होने का क्या मतलब होता है? इसका व्यापार प्रतिबंधित है और इसको खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अधिनियम CMS परिशिष्ट वन में शामिल है और 1972 का भारत सरकार वन है, उसमें अनुसूची वन में शामिल है। इसका अगर शिकार आपने किया तो फिर जेल जाना आपका तय है। इतना संरक्षित करके इस पक्षी को रखा जा रहा है, तब जाके ये थोड़ी बहुत बची हुई है। GIB की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम, इसे पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन्य जीव आवास के एकीकृत विकास के सहित तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत रखा गया है, मतलब कि इसको संरक्षित करना। नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान भी तैयार किया गया है। संरक्षण प्रजनन सुविधा भी इसके लिए बनाया गया है कि जहाँ पर ये प्रजनन करे वो संरक्षित तरीके से हो, नुकसान न हो उसको। जून 2019 में जो एनवायरमेंट मंत्रालय है, राजस्थान सरकार और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में एक संरक्षण प्रजनन सुविधा केंद्र स्थापित किया गया था। इसीलिए इसको कब पूछा गया? 2020 के पीटी में पूछ लिया गया था UPSC के द्वारा। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी में वृद्धि करना है, जिसके लिए चूजों को जंगल में छोड़ा जाना है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान सरकार ने इस प्रजाति के प्रजनन बाड़ों के निर्माण और उनके आवास और मानव दबाव को कम करने के लिए बुनियादी ढांचों के विकास के उद्देश्य प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लॉन्च किया था राजस्थान गवर्नमेंट ने। पर्यावरण अनुकूल उपाय भी किए गए हैं इसके लिए, मतलब कि इसको पावर ट्रांसमिशन लाइन वगैरह से बचा कर हमें रखना है, जिससे इस पक्षी की संख्या में गिरावट ना हो। एक और समस्या है इस पक्षी के साथ, ये अपने अंडे ज़मीन पर देती है, अपना घोंसला ज़मीन पर बनाती है, जिसके कारण से और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है इसके लिए सर्वाइव करना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ आपके पीटी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन सा है। अगला न्यूज़ है वो है राहुल गांधी जी कहाँ पर गए हैं? तो राहुल गांधी से तो मतलब नहीं है। और वैष्णव मठ है कहाँ पर है? असम के माजुली द्वीप में। ये एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ पर है? तो असम राज्य में है। नदी द्वीप का तात्पर्य क्या होता है? इसके चारों तरफ से नदियाँ बहती हैं, बीच में ये द्वीप है और इसका नाम है माजुली द्वीप। इसके बारे में थोड़ा सा देखें, कहाँ पर है ये, लोकेशन देखेंगे इसका हम लोग। और माजुली द्वीप पर वैष्णव संत का एक मॉनेस्ट्री है, वहीं पर गए थे। वैष्णव संत कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु। इस क्षेत्र में वही प्रचलित रहे हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। बंगाल, मणिपुर से लेकर पूरा बंगाल, वर्तमान का बांग्लादेश, बिहार के इलाकों में वैष्णव संत में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भक्ति आंदोलन प्रचारित किया गया था। संकीर्तन, क्या कहा जाता है उसको? संकीर्तन। इसको यूनेस्को के, मणिपुर के संकीर्तन को यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। संकीर्तन आपको पता ही होगा। और चैतन्य महाप्रभु जी के वैष्णव आंदोलन का खासियत ये भी था कि उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे। और इनके दर्शन का क्या नाम है? चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन का औचित्या भेदा भेद। जैसे दर्शन होता है ना, जैसे शंकराचार्य का दर्शन है ना और द्वैतवाद, उसी प्रकार से क्या है? अचिंता भेदा भेद। ये दर्शन का नाम है किनका? तो चैतन्य महाप्रभु का। कृष्ण और वैष्णव संत थे ये। कृष्ण भक्ति को मुख्य रूप से प्राथमिकता देते थे, लेकिन वैष्णव संत में नाम आता। वैष्णव में क्या होता है? भगवान विष्णु, कृष्ण और उनके कुछ अवतारों की पूजा की जाती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो माजुली द्वीप को हम लोग देखेंगे अभी। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। साइंटिस्ट ने कहाँ पर? तो अटलांटिक में अमेरिका के तट के पास सबसे बड़ा लार्जेस्ट डीप सी कोरल रीफ को ढूंढा है।
डीप सी मतलब गहरे समुद्र में अब तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डीप सी कोरल रीफ को कहाँ पर ढूंढा है? तो अटलांटिक सी में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के तट के समीप में ढूंढा है। ये ध्यान में रखिएगा। पीटी में आपसे ऐसा ही पूछ लिया जाएगा, हाल ही में गहरे समुद्र में बड़े स्तर पर जो कोरल रीफ को ढूंढा गया है वो वर्तमान में से किस जगह पर है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बगल में अटलांटिक तट पर स्थित है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। अब लार्जेस्ट का तात्पर्य क्या है भाई, कितना लार्जेस्ट है ये? तो ये है करीब में 499 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कहाँ से कहाँ तक देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोरिडा से साउथ कैरोलिना तक ये करीब में फैला हुआ है और बहुत ही बड़े स्तर पर फैला हुआ है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, आप कहाँ पर है? तो अमेरिका के तट के समीप में गहरे समुद्र में इसको कोरल रीफ को ढूंढा गया है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो दिखने वाला कोरल रीफ का इलाका है वो कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा अगर अभी तक बात करें गहरा समुद्र को छोड़कर तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के तट के पास, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भागों में ग्रेट बैरियर रीफ जिसको कहा जाता है, जिसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया के समीप में है। तो ये पीटी फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। अगला पीटी फैक्ट देखिए क्या है कि नाटो ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स लग्जमबर्ग की कैपिटल जहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर भी है, अब तक का शीत युद्ध के पश्चात सबसे बड़ा क्या कर रहा है? तो नाटो टू होल्ड बिगेस्ट ड्रिल सिंस कोल्ड वॉर विथ 90,000 ट्रूप्स। 90,000 से ज़्यादा सिपाहियों के साथ कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है नाटो के द्वारा। ये आपका पीटी फैक्ट हो गया। अब चलते हैं डिटेल में कुछ न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर से एक और न्यूज़ होगा, कौन सा है? तो जापान 5वां कंट्री बन गया है जिसने चंद्रमा पर लैंड कर लिया है। आपको लग रहा होगा कि कैसे कैसे फैक्ट बता रहा हूँ। यूपीएससी 2023 का पेपर उठाकर देखिए, उसमें पूछा हुआ है कि किन किन देशों के पास अपना अपना जीपीएस सिस्टम है। यूपीएससी 2023 का पेपर मैं कह रहा हूँ, ठीक है? तो उसको देखिएगा उठाकर, इसलिए इस तरह का न्यूज़ ध्यान में रखिएगा। 5वां कंट्री कौन सा है? तो वो है जापान, जिसने मून पर लैंड कर लिया है, चंद्रमा पर लैंड कर लिया है। यूएस है, चाइना है, भारत है, जापान है और आपका कौन सा देश है? रूस है। तो इन देशों को ज़रा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे, देखिए क्या है अगला न्यूज़। माजुली द्वीप क्या है? माजुली द्वीप का पहले लोकेशन देखिए। ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। कुछ समय पहले भी चर्चा में आया था माजुली द्वीप, क्योंकि इसमें कटाव हो रहा है, नदी के जलस्तर बढ़ने से कटाव हो रहा है, पर्यावरण के नुकसान पहुंच रही बहुत बड़े स्तर पर नदियों के कारण, मानव के कारण, मानव हस्तक्षेप के कारण से बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंच रहा है। एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है ये? तो नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। कहाँ पर? असम राज्य में है। माजुली शब्द लिया गया है और जिसका अर्थ है पानी से घिरा क्षेत्र। माजुली द्वीप वैष्णवती संस्कृति का मुख्य केंद्र है, मतलब कि जो वैष्णव संत होते हैं उनका प्रमुख केंद्रों में से एक है। दरअसल अभी मैंने आपको बताया पूरा का पूरा पूर्वी भारत ही ले लीजिए, बिहार से लेकर आप मणिपुर तक चले जाइए, असम, बांग्लादेश को भी जोड़ कर चलना है। बांग्लादेश जिस समय में भारत का हिस्सा था, इतिहास में जाएंगे तो वहाँ पर क्या था? हिंदू बहुल आबादी, वैष्णव संत वहाँ पर अधिकांश निवास करते थे, ठीक है। और देखिए अगला क्या है, जिसका विकास 15वीं शताब्दी महान सन्यासी श्रीमंत शंकर देव द्वारा प्रतिपादित अद्वितीय वैष्णव सत्र प्रणाली के दौरान हुआ था। शंकर देव जी का नाम तो आपको मैंने बताया ही, चैतन्य महाप्रभु का भी नाम बताया। तो इतने महान महान संत जिस एरिया में प्रचलित रहेंगे वहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। यह असम की वैष्णव संस्कृति का सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र है। कौन सा? तो माजुली द्वीप। इसमें माजुली में 22 सत्र हैं। माजुली में इसकी विशेषता के कारण प्रतिवर्ष भारी संख्या में पर्यटक व श्रद्धालु आते हैं, और इतनी भारी संख्या में इतने छोटे से द्वीप पर जब लोग आते हैं उसके कारण से इसके पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। वैष्णवी संस्कृति इस विशिष्ट स्वरूप के कारण इसे असम के पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। इतना ही नहीं, माजुली द्वीप को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 2016 के दौरान माजुली का दर्जा बढ़ाकर इसे नागरिक उपमंडल से उन्नत करते हुए एक जिला बना दिया गया। एक द्वीपीय पूरा का पूरा जिला ही है माजुली। माजुली द्वीप है, नदी के बीच में द्वीप। आपने समुद्र का द्वीप सुना होगा, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, वैसे ही नदी के बीच में द्वीप है माजुली द्वीप। ओके, जैसे गंगा के पास में भी है, पटना में राघोपुर, बिहार का मैप देखिए, उसमें राघोपुर आपको दिखेगा पटना के समीप, नदी द्वीप जैसा छोटा सा।
उपरोक्त कारणों के परिणाम स्वरूप ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ तथा कटाव के खतरे से माजुली द्वीप को बचाने के लिए इतने प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है ना कि ब्रह्मपुत्र नदी अब चाहती है कि इसको काट कर ख़त्म कर दें, और इसीलिए इसको कंजर्वेट करने के लिए बहुत हद तक प्रयास भारत सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है कि भाई इस द्वीप को बचा कर रखो, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर बहुत ही ज़्यादा है ये, है ना। प्रमुख बिंदु क्या है? औसत समुद्र तल से द्वीप की औसत ऊंचाई 87 मीटर है, जबकि उच्च बाढ़ स्तर से 88.32 मीटर है। 2011 जनगणना के अनुसार 1.68 लाख की आबादी वाले द्वीप का वर्तमान क्षेत्र 524 वर्ग किलोमीटर है। 524 वर्ग किलोमीटर में मात्र 1.68 लाख लोग रहते हैं इस द्वीप पर। ओके। माजुली द्वीप दक्षिण में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी, उत्तर में खेरकाटिया सूटी, लुईत सूटी, सुबनसिरी नदियों से घिरा हुआ है। अब ये आपका पीटी फैक्ट हो गया। बोला जाएगा केवल और केवल माजुली द्वीप जो है वो केवल और केवल ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ द्वीप है। आप क्या बोलोगे? नहीं। इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? लुईत सूटी, खेरकाटिया सूटी, ये सब असमिया भाषा है इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, और सुबनसिरी नदियों से घिरा हुआ है। संभवतः यही कारण प्रत्येक वर्ष इस द्वीप पर बाढ़ आने तथा क्षरण होने का खतरा बना रहता है। पीआईबी द्वारा प्रत्येक जानकारी के अनुसार 1914 में माजुली द्वीप का क्षेत्रफल 733.79 वर्ग किलोमीटर था। 110 साल पहले, 2024 चल रहा है ना, 110 साल पहले 733.79 वर्ग किलोमीटर था। अब 500 कुछ वर्ग मीटर रह गया है। 200 वर्ग मीटर नदियां जो है वो खा गई हैं पिछले 110 सालों में। इस हिसाब से अंदाज़ा लगाइए अगले 110 सालों में कहाँ जाएगा ये द्वीप, है ना। 60 के दशक में असम सरकार द्वारा इसके तटबंधों का निर्माण किया गया, परंतु यह तटबंध द्वीपों को आंशिक रूप से ही सुरक्षा दे पाने में सफल हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि नदियां बहुत तेज़ी गति से यहाँ पर बहती हैं। असम का विकराल, ब्रह्मपुत्र का विकरालता तो आप लोग जानते ही होंगे। जब वो ब्रह्मपुत्र नदी विकराल होती है बरसात के मौसम में, तो कैसी स्थिति हो जाती है वहाँ पर। तो वैसी स्थिति में इस द्वीप को बचाना बड़ा ही कठिन काम हो गया है, जबकि सांस्कृतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण द्वीप है ये। ऐसे में परिणाम यह हुआ है कि प्रतिवर्ष होने वाले क्षरण के कारण द्वीप का क्षेत्रफल कम होता गया है और कम होता ही जा रहा है लगातार। इसको ध्यान में रखिएगा, और बहुत सारे न्यूज़ भी मैंने आपको कवर करवा दिए हैं पीटी, उन सभी को भी ध्यान में रखिएगा। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन तो यहीं पर समाप्त होता है। मैंने बहुत सारे चीज़ बताए हैं, जो चीज़ें मैं बोलता हूँ उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया कीजिए। ओके, अगले न्यूज़पेपर वीडियो हम जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।